के आधार पर आपकी वीडियो तैयार की जा रही है। आपने सबको पता है कि मूल्यांकन से हर बार परीक्षाओं में सवाल आते ही आते हैं। ठीक है। और तो मूल्यांकन के ऊपर एक अलग से वीडियो आना लाजमी था। ठीक है। तो अब देख लेते हैं मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है। टोर्गेसन, 1 मिनट, एक पेन नहीं लिया है इसलिए ये ज्यादा हमें दिख, हाँ ठीक है। तो मूल्यांकन की आपसे डेफिनेशन ही पूछा जाए आप सरल शब्दों में, तो किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन है। किसी प्रक्रिया वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन है, ये कहना है किनका? टोरगेर्सो साहब का और एडम्स का। एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया या किसी प्रोसेस या किसी वस्तु या किसी कंटेंट का इम्पोर्टेंस निर्धारण करना, यानी कि भाई इस चीज से हम क्या सीखेंगे, जो कार्य कर रहे हैं, वो जो प्रक्रिया कर रहे हैं, उसको हमें कहाँ तक उसकी अचीवमेंट, कहाँ तक उसके गोल्स हमें प्राप्त करने हैं, और उस गोल्स को प्राप्त करने के हम कहाँ तक प्राप्त कर पाए, इस चीज का निर्धारण करने के लिए हम कुछ चीजें बनाएंगे, कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ परीक्षाएं लेंगे, उन्हीं परीक्षाओं का आकलन करेंगे, उसमें बहुत सारे मेजरमेंट शामिल होंगे, वही सब चीजें मिलाकर मूल्यांकन है। एक शिक्षाविद है बीबी साहब, उनके अनुसार क्या है कि मूल्यांकन साक्ष्य का व्यवस्थित संग्रह है, यानी कि जो हमारे सामने जो प्रमाण है उनको व्यवस्थित उनको इकट्ठा करना, उनकी व्याख्या करना, और इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्रवाई की दृष्टि से मूल्य के निर्णय के लिए अग्रणी है। इसके अनुसार मूल्यांकन के निम्न चार आयाम डायमेंशन है। चार डायमेंशन क्या है भाई? तो पहले तो ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन हो, यानी कि इस बच्चे के पहले यूनिट टेस्ट में इतने आए, दूसरे में इतने आए, एक सीरीज वाइज हमारे पास टीचर के पास होना चाहिए। फिर उसका हम इंटरप्रिटेशन अच्छे से करेंगे, उसकी व्याख्या हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। फिर हम करेंगे हाँ इसकी मैथ में इतने नंबर है तो विज्ञान में इतने नंबर है तो हिंदी में कम आए हैं तो क्या कारण रहा, तो उस सब चीज का मूल्यांकन करेंगे, वही उसको हम जानेंगे। फिर जजमेंट वैल्यू, फिर जजमेंट एक वैल्यूबल जजमेंट देंगे, और फिर उस कार्रवाई करेंगे व्यू पॉइंट ऑफ डिजायरेबल, जो जरूरी हो वो डिजायरेबल काम हम वह करेंगे। ठीक है। मापन, इसमें देखो मूल्यांकन में और मापन में और आकलन में कई बार हम कच्चा खा जाते हैं। हम मापन को भी एक चीज मान लेते हैं, आकलन को भी हम एक चीज मान लेते हैं, और मूल्यांकन को भी हम एक चीज दरअसल ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। मूल्यांकन के अंदर ये मापन और आकलन है, क्योंकि जो मूल्यांकन का दायरा वो बड़ा है, और इसके अंदर ही मेजरमेंट शामिल होती है, इसके अंदर ही ऑब्जर्वेशन शामिल होती है, इसके अंदर ही यूनिट टेस्ट, इसके अंदर ही समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव, ये सब चीजें मूल्यांकन बड़ी परिधि रखता है। ठीक है। तो आप देखिए आप मापन के बारे में जानिए। मापन क्या होता है भाई? मापन किसी प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण होता है कि भाई किसी ने मैथ में कितने अंक प्राप्त किए, साइंस में कितने अंक प्राप्त किए, सोशल साइंस में कितने अंक प्राप्त किए, हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए, ये चीजें अगर माप रहे हैं अंकों के हिसाब से तो ये मापन है। ठीक है भाई। आकलन क्या है? असेसमेंट क्या है? असेसमेंट वो होता है जब आकलन छात्र के प्रदर्शन में मूल्यांकन का दूसरा चरण है, यानी कि पहला देखा मूल्यांकन किया, पहले मूल्यांकन कर लिया, लेकिन उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे। और यदि हम यह बताएं कि एक छात्र कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा, आकलन की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हमने सब जाना कि इसने ये अचीवमेंट की, फिर हमने प्रथम द्वितीय स्थान निकाला। ठीक है। स्टूडेंट का, और यह छात्र के प्रदर्शन को और अधिक सार्थक बनाता है। जब तक यह हम समूह में औसत अंक के आधार पर किसी के व्यक्तिगत अंकों की व्याख्या नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते, रैंक ऑर्डर तुलना नहीं करते, तब तक हम कक्षा समूह में किसी को सापेक्ष स्थिति का पता नहीं लगा, तब तक हम ये पता नहीं चलेगा कौन आगे कौन पीछे है। तो यानी कि मूल्यांकन के बाद जब हम उसका निर्धारण रैंक निकाल देते हैं तो वो असेसमेंट होती है। ठीक है। अब मूल्यांकन क्या है भाई? मूल्यांकन क्या, ये आज का टॉपिक है। इवोल्यूशन जो है, उसको मूल्यांकन जो है उसको हम क्या कहेंगे? यदि किसी छात्र को मामले में, यदि किसी स्टूडेंट के मामले हम पाते हैं कि उसकी पिछली परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन की तुलना में अर्धवार्षिक यानी कि सेमेस्टर 6 मंथ वाली परीक्षा में उल्लेखनीय सुधार किया है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या समझे? उल्लेखनीय सुधार, जैसा कि निर्णय लेते समय शिक्षक द्वारा पिछली परीक्षाओं में छात्र के प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया। यानी कि हमने देखो एक टेस्ट लिया 6 महीने का, और फिर 6 महीने का फिर टेस्ट लिया, फिर पता चला कि पिछले 6 महीने से अगले 6 महीने में अच्छी उन्नति प्राप्त की है, तो यही मूल्यांकन है। ये परीक्षा के दौरान होता है। असेसमेंट परीक्षा हो चुकी है उसके बाद होता है असेसमेंट। ठीक है। ये अंतर है। आकलन छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन का दूसरा चरण है।
आकलन प्रदर्शन के मूल्यांकन का दूसरा चरण समझ आया, इसी बात से समझ जाओ। मूल्यांकन के कार्य क्या, फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, इससे क्या पता चलता है, इसके एक तो प्रतिक्रिया, कार्य बल और कमजोरियों का आकलन, यानी कि कितना कार्य हो रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है, क्या क्या वीकनेस है, इससे पता चलता है। एक मोटिवेशन बना लेता है, प्रेरणा, अगर छात्रों को यह एहसास हो कि उस आपका मूल्यांकन किया जाएगा तो वह छात्र कठोर परिश्रम के लिए प्रेरित, यानी प्रेरणा मोटिवेशन रहता है कि अब मैं फर्स्ट आऊंगा, मुझे अंक दिया जाएगा, वेरी गुड दिया जाएगा, तो बच्चा करने के लिए प्रेरित रहता है। बेहतर मार्गदर्शन रहता है, विद्यार्थियों के विकास के लिए विद्यार्थियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, गाइडेंस के लिए भी ये मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर अगर कोई कक्षा में कोई गैप रह गया है, कोई कंटेंट देने में गैप रह गया, तो हम रिमीडियल काम कर सकते हैं, उसमें सुधारात्मक चीजें कर सकते हैं, तो उपचारात्मक चीजें वहाँ की जा सकती है, भाई किस चीज वजह से बच्चा मैथ में कमजोर क्यों रहा है, क्या कोई मेथड में कमी रह गई, या कोई इसको कैलकुलेशन करने में कहीं दिक्कत आती है, या इसका अटेंशन की कोई चीज है, तो ये सब चीजें यहाँ आ जाएंगी, तो ये तभी कर पाएंगे जब हमें मूल्यांकन किया होगा, तो ये मूल्यांकन के फंक्शन है। आपकी परीक्षा में इन्हीं से सवाल पूछेंगे। और इसको एक एक प्लानिंग करने में, नियोजन सुगम करने में महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम में अगर कोई संशोधन, कैरिकुलम में कोई फेरबदल करना है तो इसके द्वारा किया जा सकता है। अंतर संस्थागत तुलना, इंटर इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, यानी कि किसी एक संस्था की दूसरी संस्था से तुलना की जा सकती है। शैक्षणिक निर्णय में क्या सिलेक्शन हो, क्या क्लासिफिकेशन हो, क्या नियुक्ति की जाए, क्या पदोन्नति की जाए, ये भी मूल्यांकन से पता चला। और हम प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी इसी के आधार पर बना पाएंगे। अब अब है कि शिक्षा और मूल्यांकन की पर बराबर निर्भर क्यों, कि ये जो टीचिंग है, जो एजुकेशन है, ये एवोल्यूशन पे क्यों है, कि भाई मूल्यांकन पे ही क्यों निर्भर है, मूल्यांकन पे ही क्यों निर्भर है। तो ये है शिक्षण। एक मिनट। हाँ, तो शिक्षण यानी कि टीचिंग। अरे भाई, क्या हो गया। एक मिनट, पेन ले लेते हैं, नहीं पेन नहीं लेते ना तब तक ये मूव होता ही रहेगा। हाँ, अब हो गया, अब हो गया। हाँ, तो टीचिंग लिए क्यों जरूरी है, आपको पता ही है कि क्यों जरूरी है। इसको क्यों डिपेंड है हम मूल्यांकन के ऊपर। शिक्षण को सीखने की सुविधा की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी शिक्षण, टीचिंग ऐसी होती है जो लर्निंग को फैसिलिटीज देती है सीखने में, ठीक है। शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, मनोदृष्टि, एटीट्यूड, कौशल, स्किल्स, व्यवहार, बिहेवियर, क्षमता, कैपेसिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण की सीखने की सुविधा को निर्धारित करता है, ठीक है। यानी कि मूल्यांकन का क्यों जरूरी हो गया भाई, मूल्यांकन सीखने की जो सुविधा है, फैसिलिटीज, उसको निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में हम बोले तो शिक्षण, शिक्षा, मूल्यांकन तीनों शिक्षा प्रद है, एजुकेटिव है। इस प्रक्रिया में पहलुओं पर निर्भर है। शिक्षा प्रणाली के चार महत्वपूर्ण कारक, क्या फैक्टर है भाई। एक तो ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाता है, पाठ्यक्रम क्या किया जाए, क्या मेथड हो, ये सब चीजें मूल्यांकन हमें बताता है। मूल्यांकन की वांछनीय क्या, अब वांछनीय डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक इवैल्यूएशन, कि ये चीजें तो होनी चाहिए। अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो तो या तो आप कॉम्प्रिहेंसिवनेस मूल्यांकन करो या कंटिन्यूस मूल्यांकन करो। ठीक है भाई, कंटिन्यूस मूल्यांकन तो कर लेंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन यानी व्यापकता मूल्यांकन से आप क्या समझते हो। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षक को छात्रों को विकास के सभी पहलू और राउंड डेवलपमेंट का आकलन एसेस किया जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट की इसमें चीजें हो जाती है, करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार छात्र की, एक मिनट यार, बड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है भाई। हाँ, हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें ऑल राउंड चीजें की जाएगी, उसके कक्षा के अंदर भी, कक्षा के बाहर भी, घर पे भी वो कैसा रहता है, उसके पढ़ने के साथ वो संगीत में और डांस में, खेल में, ये सब चीजें उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये तो कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हो गई। लेकिन कॉन्टिन्यूसली कि नाम से पता चला, मूल्यांकन शिक्षा के रूप में एक सतत कंटिन्यूस प्रक्रिया, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, इसको आप एक एग्जाम मत मानिए, बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन यह निरंतर प्रक्रिया है। यानी कि मूल्यांकन आप ये लगा लिए, ये किसी के ऑल आउट डेवलपमेंट को जानने की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन हमेशा रहता है, हर इंसान की परीक्षाएं होती रहती हैं, तो मूल्यांकन चलता रहता है। इस इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस एजुकेशन, सीसीसी सीसीई ने दो मापदंडों पर आधारित पर इनका परिणाम सुधारने पर सहायता मिलती है, उनका ये कहना है।
अब देखो इसमें इसमें एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसके बारे में जान लीजिए होता क्या है। चॉइस बेस्ड विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, यानी कि आप जब इग्नू से डिस्टेंस से या किसी करोगे तो आपको चॉइस मिलेगी कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। ये सब चीजें, ये कोर्स यूजीसी द्वारा 2015 में, विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी द्वारा 2015 में इंटरडिसिप्लिनरी विषयों के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए फ्लेक्सिबल विकल्प के रूप में हमारे सामने रखा। ठीक है भाई, अगर कोई साइंस के साथ कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री पढ़ सकता है, कोई म्यूजिक सीखना चाहता है तो म्यूजिक पढ़ सकता है, फिजिकल साइंस पढ़ सकता है। ये सब चीजें उसको इंटरडिसिप्लिनरी बनाते हैं। ये क्रेडिट चॉइस की बात आ गई, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें क्रेडिट दिए जाएंगे। अगर आप भाई महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना चाहे, अम्बेडकर के बारे में पढ़ोगे सब्जेक्ट के, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, और सुभाष चंद्र बोस में मिलेंगे तो ऐसे 6 नंबर। तो इग्नू से जो डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं उनको ये पता है कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, और आप लोग भी जाने क्रेडिट मतलब एक अंक की तरह ही एक प्रणाली है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के लाभ क्या होते हैं, विकल्प इसके फिर इससे फायदा क्या आता है भाई, इसके फायदा सबसे फायदा क्या, तो एक तो ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा, इसकी सहायता से शिक्षा प्रणाली को शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से स्टूडेंट एजुकेशन बना जाएगा। कुछ शर्तों के साथ छात्र जितने चाहे क्रेडिट ले सकते हैं, जिसमें जितना दम है उतना क्रेडिट प्राप्त करे। और सी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में इंट्रा अनुशासनात्मक, अरे यार कितना हिंदी कठिनात्मक शब्द है, इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी कौशल यानी स्किल्स, ये सब चीजें प्राप्त हो जाती है। यानी कि अर्थशास्त्र के साथ आप भौतिकी फिजिक्स पढ़ सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी के साथ आप रसायन यानी कि केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ये सब चीजें मैंने उदाहरण आपको दे दिया है। अब इसकी कुछ डीमेरिट क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। डीमेरिट ये है कि स्टिक अंकों का अनुमान नहीं लगाना। क्रेडिट में क्या पता चलेगा 6 क्रेडिट पाया तो ये इतनी में अच्छा चल रहा है नहीं है। शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव आता रहता है, शिक्षा के प्रचार के लिए अच्छी बुनियादी सुविधा की मांग इसमें नहीं हो पाती। मूल्यांकन के लाभ क्या होते हैं भाई, अगर हम अच्छे से मूल्यांकन पढ़ जाएंगे तो लाभ क्या होगा। आपको पता है कि छात्रों की पावर पता चल जाएगा, उसकी कमजोरी पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें छात्रों को प्रयास करने की क्या प्रेरणा है, कितना मोटिवेशन है, ये पता चल जाएगा। छात्रों के हित में क्या योजनाएं बनाई जाए, ये पता चल जाएगा। किसको, शिक्षक को पता चल जाएगा। और क्या चीजें, किस चीज का सिलेक्शन करे, कैसे उसको बांटे, कंटेंट को कैसे, किन चीजों का चयन करे, कि ये सब चीजें निर्णय लेने में डिसीजन। और माता पिता को भी ये शिक्षा पता चल जाएगा कि उसका बेटा या बेटी कितना पढ़ाई में आगे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अब मूल्यांकन का वर्गीकरण क्या आता है भाई, अलग अलग तरीकों से बांटा है। मूल्यांकन को या तो टेक्निक के आधार पर बांटा जाएगा, या बच्चों की संख्या के आधार पर, या परीक्षा प्रणाली के आधार पर, या उसके नेचर के आधार पर बांटा है। तो अब क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन का हम ना टेक्निक्स के आधार पर है। टेक्निक्स के आधार पर कैसे बांटा जाए, तो टेक्निक्स के आधार मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अंत नहीं मानना चाहिए भैया, अपितु इसमें एक विद्यार्थी के व्यवहार को और उसकी सोच के परिवर्तन लाने के एक वैध प्रमाण माना जाना चाहिए। इसलिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जो छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में, यानी कि शिक्षा का मतलब ही क्या है, वांछित परिवर्तन भी है, चेंज इन बिहेवियर, जो हम चाहते हैं वैसे बिहेवियर चेंज आ जाए, तो वही चीजें हैं। अब मैंने किसके आधार पर, टेक्निक के आधार पर, टेक्निक के आधार पर या तो क्वांटिटेटिव होगा, या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, या क्वालिटी। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, 1 2 3 4, वो क्वांटिटी। क्वालिटिव जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, विस्तारात्मक जानकारी ले सकते हैं। तो क्वांटिटिव, क्वांटिटिव में अंक आ गए तो इसमें लिखित परीक्षा आ गई। क्वांटिटी में अंक आ गए, क्वांटिटी का मतलब पॉइंट मतलब अंक ही होते हैं, तो इसमें मौखिक परीक्षा भी हो सकती है, व्यवहारिक परीक्षा भी हो सकती है। तो ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, मौखिक परीक्षा क्या होती है। ठीक है, लिखित परीक्षा को तो आप पता ही चल गया। इसमें कागज पेंसिल का प्रयोग होता है, निर्देश दिए जाते हैं, उसके आधार पर उत्तर लिखना होता है। मौखिक में क्या होता है, उसको पाठ पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है। व्यवहारिक में उसको कुछ क्रिया विज्ञान या साइंस लैब की चीजें करवाई जाए। अब गुणात्मक, गुणात्मक में क्या है, कुछ उसको गुणात्मक क्वालिटी का मतलब है विस्तार से जाना। तो विस्तार से जानने के लिए हम क्या करेंगे, साक्षात्कार लेके ही कर सकते हैं, या उसकी चेकलिस्ट बना लेंगे, उसके जो व्यवहार किया उसके बारे में हम चेकलिस्ट तैयार कर लेंगे, या उसके रेटिंग स्केल दे देंगे। ये सब चीजें व्यवहारात्मक चीजों में आती है। ठीक है, इसको आप जितना बोध मत मानिए, बिल्कुल आसान चीजें, सब परिचित है आप चीजें। संचित कोड, उसका कॉम्पिटिटिव रिकॉर्ड्स, उसका है ना छात्र की डायरी, उसका सारा रिकॉर्ड हम इसमें लिखने का नाम से ही पढ़ा। कॉमुलेटिव रिकॉर्ड्स, इसको इंग्लिश में पढ़ लिया करो। संचित भी एक पता है, संचित मतलब इकट्ठा किया किया। अब परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, यानी कि परफॉर्मेंस हो चुकी है, निष्पादन हो गया है, उसके बेस के पर आकलन करना क्या है। तो एनसीईआरटी 2006 से संबंधित फोकस समूह में परीक्षा में सुधार के लिए चीजें ये तैयार की गई थी, इसलिए असेसमेंट बेस्ड बेस्ड असेसमेंट बनाया गया था। इसमें क्या था भाई, मौखिक प्रशिक्षण
और समूह कार्य मूल्यांकन के साथ आकलन के लिए और अधिक विविध विधियों का उपयोग करना। यानी कि मौखिक परीक्षण करो और एक ग्रुप के साथ एक ग्रुप कार्य करो, फिर उसके साथ मूल्यांकन करो और आखिर में असेसमेंट पर तक पहुंचो। फिर क्या है भाई, इसमें प्रत्येक विषय में प्रत्येक व्यक्ति से सब कुछ करने की अपेक्षा नहीं की जाती। हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता। परीक्षा के समय में, एक मिनट सुनिए। हाँ, हाँ, परीक्षा के समय में लचीलापन लाया जाए, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़े वैसी चीजें आ जाए, और जैसा निष्पादन मिले वैसे हम रिपोर्ट तैयार कर ले, ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है। और हम अब और ये क्या करता है, इसके संस्थागत आकलन विद्यार्थियों ने मिलकर अवसर उपलब्ध कराता है। फिर स्टूडेंट्स, इससे क्या लाभ होगा, शिक्षण यानी कि टीचिंग अधिगम लर्निंग प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना हो जाएगा, और उसकी विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान का कौशल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और जो परिणाम सृजनात्मकता की तरफ उसको स्टूडेंट को बढ़ाया जा सकता है। अब इससे से लिए देखिए, निष्पादन आधारित आकलन है, इससे आप पीपीटी से समझ जाइए कि आकलन है। इसमें क्या है, शिक्षार्थियों द्वारा लिखित, एक तो लिखित परीक्षा ले ली गई, एक एक ओपन क्वेश्चन आंसर पूछ लिए गए, और अधिगम उत्पाद वहां से निकल गया। इधर तो शिक्षार्थियों द्वारा लिखित इधर अधिगम सूचक जो सहायक हो आकलन में, वक्त निष्ठा कम करने में। जो निर्देश दिए गए उसका निष्पादन उत्पाद के प्रोडक्ट के रूप में, निष्पादन की प्रक्रिया उदाहरण किया। अब इसको समझो, या तो हम उसको प्रयोग के रूप में बनाएंगे, या कोई परियोजना तैयार करेंगे, मॉडल तैयार करेंगे, या कोई क्रियाकलाप करने को दे देंगे, या मॉडल बनाने को ले दे देंगे, या मौखिक प्रस्तुति करेंगे। ये तो निष्पादन का प्रोडक्ट जो सिखाया है, उसका आउटपुट आया नहीं, ये तो आउटपुट के लिए है। प्रक्रिया के दौरान उपकरणों को व्यवहार में लाना, यानी कि कोई सोशल साइंस का है वो ग्लोब का प्रयोग करेगा। ठीक है। तो क्या क्या स्किल्स जितनी टीचर की वो सब लगा देगा, मापने के कौशल लगा देगा, और सृजनात्मकता करवाने के लिए प्रोत्साहन है। ये समूह भावना आदि, ये मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग है। ये निष्पादन का मतलब यही है, किसी चीज का ऐसे निष्पादन करे, उस चीज को ऐसे करे कि उसका आउटपुट अच्छा मिल सके, उसका आउटपुट अच्छा प्राप्त हो। ठीक है। इसलिए निष्पादन अच्छा हो। निर्देश के वो तो टेक्निकल के आधार पर थे, अब है ना किसके आधार पर, अब निर्देश है डायरेक्शन के आधार पर। तो इंस्ट्रक्शंस के आधार पर, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, बेसिक ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन पे क्या होगा भाई, इंस्ट्रक्शंस ऐसा हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस में प्लेसमेंट मूल्यांकन हो सकता है भाई। उनको बच्चों को ये कह दिया जाएगा, यह छात्रों को उस ज्ञान को कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण की शुरुआत में आवश्यक होते हैं। स्थानन मूल्यांकन, अब इसको इंग्लिश में याद कर लो, स्थानन बहुत बेकार शब्द लग रहा है इसमें। प्लेसमेंट मूल्यांकन में क्या है कि इसमें किसी कोर्स या विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता जांच करना होता है। इसी उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन किया जाता है। यानी कि प्लेसमेंट मूल्यांकन, आप कहते हैं ना कि मेरी प्लेसमेंट हो गई, तो उसके विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित किया जाता है। भाई प्लेसमेंट हो गया, आप पहले आपका एग्जाम दिया जाएगा, अगर आप अच्छा अच्छा अंक प्राप्त करते हैं तो आपका प्लेसमेंट आगे की तरफ किया जाएगा। निर्माणात्मक, ये बार बार पूछा, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव आगे सबमिटिव भी आएगा, पहले फॉर्मेटिव। निर्माणात्मक, इसके शब्द में पता, निर्माणात्मक क्या चीज का निर्माण हो भाई, इस जब शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां प्रगति पे हो, यानी कि शिक्षण की जो टीचिंग की चीजें चल रही हो, यह विधि, यह मेथड कार्यक्रम का महत्व जानने में सहायक होता है और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। इस प्रक्रिया के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता और विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि, फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भाई ये ऐसा समय चलता है जब शिक्षण कार्य चल रहा है, और उसमें टीचर के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, और शिक्षक छात्र भी अपना मूल्यांकन कर पाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या उसका फीडबैक प्राप्त कर सकता है। और यह छात्रों की शिक्षण संबंधित त्रुटियां जो कमी है उसको सुधारने में भी सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण और उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को इसमें संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। इसमें क्या कर सकता है, क्यूज क्यूज तैयार कर सकता है एक टीचर, एक यूनिट टेस्ट ले सकता है, और एक चैप्टर वाइज टेस्ट ले सकता है, इनसे इनका आकलन कर सकता है। और यहाँ पर यह बात ध्यान देने की बात है कि आंग्ल भाषा के शब्द असेसमेंट को निर्माणात्मक मूल्यांकन संबंधित किया जाता है। यानी कि जो असेसमेंट है ना, उसमें उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोल दिया जाता है, लेकिन ये अब निर्माणात्मक एक चीज एक अलग है। फॉर्मेट तैयार करना, इसको याद कर, फॉर्मेट किस चीज का, क्विज का, इकाई का। और ये फॉर्मेट कब तैयार करना है, फॉर्मेट परीक्षा की टीचिंग के दौरान ही ये फॉर्मेट तैयार करना है, कि ताकि बीच में ही पता लगा दिया जाए कि स्टूडेंट की जो स्थिति है वो सही है या नहीं है। ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नाम से पता चल डायग्नोस्टिक
क्या होता है, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसका डायग्नोस्टिक करवाते हैं, यानी कोई निदान पाते हैं बीमारी से। तो अब यह बीमारी कहाँ हो गई, यह बीमारी शिक्षा के कंटेंट में हो गई है, स्टडी मटेरियल्स में अगर कोई कमी आ गई, पढ़ाने के तरीके में कोई कमी आ गई, तो उस कमी को दूर करने के लिए ये मूल्यांकन किया जाता है। योगात्मक, अब इसके नाम से ये सबमेटिव, योगात्मक मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में सबमेटिव याद रखो, योगात्मक, सबमिट, सबमिट किया जा रहा है तो सबमिट, इसको याद ऐसे करोगे। डायग्नोस्टिक तो समझ में आएगा, कोई कमी आ गई, समस्या आ गई, कोई समस्या आ गई, उसको स्पष्टीकरण करे, कोई कहाँ कमी आएगी उसको, ठीक है। और यहाँ क्यों ये सबमिट, किसी चीज को सबमिट करना क्या होता है, इस मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का कार्यक्रम की गतिविधियों के अंत में जब डायग्नोस्टिक चीजें हो जाती है, उसका महत्व जानने के लिए एक विधि है। अच्छा, ये विधि समेटिव विधि, यह मूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होती है, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन को आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट बोलता है। परियोजना, प्रोजेक्ट, लिखित परीक्षा और शिक्षक जनित आंतरिक मूल्यांकन को समावित किया जाता है। इसमें यह पता चलता है कि छात्र कैसे संतोषजनक अच्छे तरीके से शिक्षण उद्देश्य को पूरा करते हैं। यानी कि इससे ये पता चल जाता है कि ये सब चीजें प्राप्त कर पा रहे हैं, ये जब हम सब चीजें मूल्यांकन किया तो हमें ये पता चला कि कौन सा बच्चा अगर कमजोर रहा है तो उसके क्या कारण है, और ये अगर बच्चा अच्छा पाया है तो उसने ऐसा क्या किया था, उन सब चीजों का मूल्यांकन यहाँ कर दिया जाता है, सबमिट कर लिया जाता है, सब चीजों का सबमिशन निकाले का। अब वो तो हमने, देखो डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन के आधार पर, देखो टेक्निकल के आधार पे हमने क्वालिटी क्वांटिटी देखा, और इंस्ट्रक्शन के आधार पे हमने, इंस्ट्रक्शन के आधार पे भी देखा ना, इंस्ट्रक्शन के आधार पे भी देखा, प्लेसमेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अभी पूरा किया, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक और समेटिव, ये सब किस पे है, ये किस पे है, ये अभी बताओ, ये किसके आधार पर है, ये इंस्ट्रक्शंस के आधार पर। अब हम उसके नेचर के हिसाब से, भाई मूल्यांकन की नेचर किस आधार पर, नेचर के आधार पर हम क्या बना सकते हैं भाई, अगर मूल्यांकन की नेचर ये है तो इस प्रकृति के आधार पर हम ये चीजें इस प्रकार के मूल्यांकन नाम रख सकते हैं। एक तो होता है मूल्यांकन के आधार, क्राइटेरियन रेफरेंसेस इवेल्यूशन, क्राइटेरिया कर दिया हमें, क्राइटेरियन, इसमें इसको किसने दिया, इस मूल्यांकन की जो उत्पादन किसने किया, ग्लेसर साहब ने 1963 ईस्वी में, ठीक है। इसको परफॉर्मेंस कंटिन्यू पर शिक्षा की उपलब्धि का वर्णन करने के लिए पहली बार मानदंड संदर्भ परीक्षण, को पूरा नाम देखो, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, को हिंदी में देखो और कठिन लगेगा इसको, इसको क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवोल्यूशन याद कर लो, कितना आसान है। इसमें क्या होता है भी, उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए अमित ने गणित में 95 अंक या 95% अंक प्राप्त किए, और अक्षित नाम का कोई लड़का है, उसने 58 अंक शब्द प्रति स्पीड से शब्द लिखे मिनट में, ये चीजें टाइपिंग कर दी। अब ठीक है, किसी व्यक्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए एक मानदंड संदर्भित परीक्षण का प्रयोग के रूप में किया जाता है। समूह के अन्य सदस्यों के प्रदर्शन का इसमें कोई संदर्भ नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार का मानदंड संदर्भित मूल्यांकन एक व्यक्ति की स्थिति की विशुद्ध रूप से परिभाषित मानदंड व्यवहार के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। अच्छा जी, इसमें लर्निंग यानी कि अधिगम के परिभाषित परिणाम मानदंड संदर्भ में परीक्षण की सहायता में स्पष्ट होता है कि सामने आता है। मानदंड संदर्भ में परीक्षण की सफलता उपलब्धि के सभी परिभाषित स्तरों के चित्र में होता है। यह शिक्षण उद्देश्य से संदर्भित अधिक निर्देशित होते हैं, यह मुख्य उद्देश्य से भी अधिक संबंधित यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षण क्या है, यानी कि देखो, ये सवाल देखो, इसमें जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सुनते, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे जो मापने में लगा ना, कि हमारा मूल्यांकन हम कितने पढ़े लिखे हैं, अब हम कोई भी जॉब की नौकरी पाते हैं तो हमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया बना दिया गया है कि ये चीजें अगर कर पाएगा तो हम उसको जॉब मिलेंगे, तो इसमें ऑप्शन टाइप जैसी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मानक संदर्भित नॉर्म्स रेफरेंस इवैल्यूएशन, कुछ नॉर्म तैयार कर दी गई है, कोई मानक बना दिए गए हैं, उस रेफरेंस के आधार पर मूल्यांकन कैसे करेंगे। इस इस मूल्यांकन के परीक्षण में कि इस परीक्षण में किसी व्यक्ति की शैक्षणिक स्थिति, उसकी कैपेसिटी की तुलना अन्य व्यक्तियों की शैक्षणिक स्थिति, यानी कि मेरे अंदर जो मैं ए नाम का स्टूडेंट हूँ, मेरी बी नाम के साथ से तुलना कराई जाएगी, ठीक है। इसका उपयोग मुख्य तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है। हम यह तुलना परीक्षण समान प्रश्न जानकारी के आधार पर कर सकते हैं। ये प्रश्न सरल और कठिन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। आप जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट का तो परसेंटाइल में आ जाता है, तो हम ऐसे अंक उसका परिणाम निकाल लेते हैं।
वो तो नेचर के आधार पर था। पर्पज के आधार पर भाई क्या उद्देश्य हो सकता है, उसके आधार पर क्या हो सकता है, पर्पज के आधार पर बन सकता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैंने बताया था डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये टेस्ट है। उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन, परीक्षण, परीक्षण यहाँ है ना, ये मूल्यांकन की टाइप नहीं है, टेस्ट की प्रकार है। टेस्ट, टेस्ट कैसे हो सकते हैं, टेस्ट यही से सवाल होते हैं, किस प्रकार के टेस्ट बनाए जा सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, क्या सोच के टेस्ट तैयार बनाया जाएगा। इसमें ये किया जाएगा कि जिसमें एक शिक्षार्थी को यह उपचारात्मक पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको पता है कि इसमें कुछ चीजें कमी आ गई है, मैं पढ़ा रहा था बच्चे में गैप रह गए, नॉलेज गैप रहे, उसको पूरा कर दूं। और यह हमें इस बात की रूपरेखा बनाने, यानी रूपरेखा बनाने में प्रदान करते हैं कि शिक्षार्थी को क्या जानना है और क्या नहीं जानना है। ठीक है भाई। नैदानिक परीक्षण में उप क्षेत्रों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उप परीक्षणों की श्रृंखला, यानी कि कोई पाठ है उसमें 50 पेज मान लीजिए, कोई लेसन है, क्या होता है फ्रेंड को, हाँ, कोई लेसन है उसमें 50 पृष्ठ हैं, 50 पेज हैं। तो ये कहेगा कि बच्चा 50 बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पांच पांच का टुकड़े में कर लेता हूँ। ठीक है, पांच पांच के टुकड़े में ऐसे करके मैं 10 बार पढ़ा दूंगा, लेकिन तब ये चीजें हमें पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। पता चला कि बच्चे 50 एक साथ पढ़ाने की वजह से नहीं पढ़ पाए थे, इसको पांच पांच में पढ़ा लूंगा, तो ये उसको डायग्नोस्टिक, उसकी समस्या को उसने हल कर दिया। एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपके भी लगाया हुआ है, तो एप्टीट्यूड यानी कि हमें क्षमता, क्षमता जांच करनी है। एप्टीट्यूड क्यों लगाया गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों, हमारी क्षमता जांच करने के लिए लगाया गया है कि हम टीचर बनने के लायक है भी या नहीं, तभी एप्टीट्यूड टेस्ट लगाया गया है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जब उनका लिया जा रहा है तो बच्चों को भी क्या सोच के लिया जाएगा, ये तो ऐसे आप भी ठीक कर सकते हैं कि योग्यता परीक्षण मूल रूप से एक भविष्य कहने वाला कार्य करता है। वे हमें संभावित प्रतिभाव और वांछनीय विशेषता की पहचान कराने में सहायक होता है, जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए सक्षम होने के लिए और आवश्यक है। इन परीक्षणों का उपयोग आमतौर पर विशेष पाठ्यक्रम के लिए लोगों के लिए यानी विशेष पाठ्यक्रम हम लोगों जो कुछ एक ऐसा कह, एक मान लीजिए आपका एक मॉडल तैयार किया गया, बच्चे साइंटिस्ट बनने के लिए बच्चे छांटने हैं, भाई बच्चा छांटना है साइंटिस्ट बनने के लिए। ठीक है, तो बच्चा छांटने के लिए भाई हम एक टेस्ट लेंगे, ये पूरी कक्षा में से एक ही बच्चा छांट लिया गया है, इस बच्चों को लेने के लिए इसका एक अलग से एक पाठ्यक्रम बताएंगे, भाई इसको पढ़ के आना, इसमें से हम सवाल पूछेंगे, अगर ये कर दिया तो हम आपको आगे ले जाएंगे। ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट, जिसके नाम से पता अचीवमेंट कब होता है भाई, कितनी अचीवमेंट प्राप्त की, कितनी नहीं की, ये उपलब्धि, कितनी उपलब्धि प्राप्त की, कितनी नहीं की, उसको जांचना है, तो टेस्ट लिया जा रहा है, तो इसके नाम में ही संकेत है। समझ में आया। एंड के, ये परीक्षा के एंड में किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स, कोर्स के एंड में किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अचीवमेंट टेस्ट कब किया जाता है और एप्टीट्यूड टेस्ट कब लिया जाता है और किससे संबंधित है। ठीक है। प्रवीण, प्रवीणता परीक्षण, भाई कितना कठिन शब्द है इसको। प्रोफेस उसकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, उसको काम करने की क्षमता कितनी है, इसको देखो। इसकी आप पूछ बोल रहे हैं ना कि प्रवीणता, इस काम में प्रवीण है, इस काम करने में निपुण है, तो वही चीज है ये। इस परिक्रमा का उद्देश्य है एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति की सामान्य क्षमता, जनरल कैपेसिटी का आकलन करना, जिसका दायरा एक उचित अपवाद है। मतलब मान लीजिए कि कोई छात्र मैट्रिक या स्नातक में पढ़ता है, उस स्थिति में उस छात्र के पास क्या क्षमताएं होनी चाहिए, ये ज्ञान, मतलब प्रोफेशन, यानी कि आप आपको एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो कहेगा कि मैं इसको 9th से पढ़ के 10th में जा रहे हैं, तो आप, आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, तो मैं कुछ परीक्षण ले रहा हूँ, क्या आपके अंदर वो प्रवीणता है कि आप 10वीं में पढ़ने के लायक हैं, तो वो टेस्ट ले लेगा, उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, तो हो सकता है जब जो बॉस है, कंपनी का सीईओ है, वो मुझसे कुछ सवाल पूछे और कुछ मेरे चेक करे, मुझे प्रैक्टिकल करवा के देख सकता है, तो वो मेरी प्रोफिशिएंसी से है। और मेरी प्रोफिशिएंसी और मेरी प्रवीणता, यही उसका टेस्ट लेना, यही टेस्ट है। अब ग्रेडिंग सिस्टम मैंने बता दिया है, किसी भी चीज मूल्यांकन करने के लिए ग्रेड प्रदान की जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब श्रेणी के आधार पर एक तो डायरेक्ट ग्रेडिंग मिलती है, ठीक है, ये तो ग्रेड, और एक इनडायरेक्ट ग्रेडिंग मिलती है और एक एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मिलती है। इसको पढ़ लीजिए, आपके सिलेबस से संबंधित तो नहीं है, ये हायर एजुकेशन में पूछा जाएगा, फिर भी आप लोग के पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें ग्रेडिंग के हिसाब से छाट लेंगे, भाई ये जो 75% से ऊपर आए हैं, ये बच्चे इसको ए दिया जाएगा, और ये इधर आए हैं, इसको ए दिया जाएगा, लेकिन ए माइनस दे दिया जाएगा, इसको बी प्लस दे दिया जाएगा, ऐसे बनाए जाते हैं ना आपके सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र में, तो वो चीजें हैं। अब चुनाव आधारित क्रेडिट सिस्टम, भाई क्रेडिट, मैंने बताया था कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, अपने चॉइस के आधार पर या तो कोर कोर्स बना दिया जाएगा,
कोर कोर्स कोई भी ऐसा कोर्स जिसका कोई एक अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अध्ययन करेगा। एक कोर कोर्स यानी कि हिंदी और इंग्लिश मान लीजिए सबके लिए कोर कोर्स हो गया, तो हिंदी इंग्लिश लेनी पड़ेगी, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो सोशल साइंस का, किसी को हिंदी लेना पड़े, इसकी कोर, ये हो गए कोर कोर्स आपके लिखे होते हैं आपके मार्कशीट पे। एक इलेक्टिव कोर्स होते हैं जिसको आप खुद अपनी मर्जी से चयन करते हैं। एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, ये कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनका अध्ययन या अनुशासन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यह वैकल्पिक पाठ्यक्रम को अनुशासित, यानी कि ये भी आपको कोई थोपा नहीं जा सकता, इस पे भी आप विकल्प के आधार पर करते हैं। एक डिस एक होता है निबंध और परियोजना प्रोजेक्ट, इसमें एक शिक्षक या एक संघ का सदस्य के परामर्श में विशेष उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प तैयार, यानी कि आपको पता होगा कि हिंदी इंग्लिश में कह दिया जाता है कि आप एक विशेष रचनाकार के ऊपर 250 शब्दों में एक फाइल तैयार करो, वही फाइल तैयार करना ही ये परियोजना है। ठीक है, और बाकी कोई आपसे संबंधित इतनी खास नहीं। एबिलिटी मैनेजमेंट कोर्स और जेनेटिक इलेक्टिव कोर्स इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब कंप्यूटर ये आपके लिए लगाया सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पे आधारित पे टेस्ट लेना, ना कि लिखित ना मौखिक, सीधा कंप्यूटर पे ले हो। तो इसमें क्या होता है, सीबीटी बोलते हैं इसको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, शैक्षणिक विधियों के परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक प्रतीत होता है। ये शिक्षण संस्थानों में अधिगम, पेडागोगी, कैरिकुलम में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाता है, और सेटिंग सारी चीज कंप्यूटर आधारित पेपर तैयार होता है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा जो प्रीवियस परीक्षा में आया है, और मैंने भी पढ़ना तैयार किया, तो उसमें आप बताइए कि ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए अभी जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आप इसको कर देंगे हल। निम्न में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, सबसे अच्छा अप्रोच है? सतत और व्यापक मूल्यांकन सबसे बेस्ट है, बताइए भाई। कंटिन्यूसली और कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन अच्छा है, या परीक्षा के अंत में लेना वो अच्छा है, या छात्रों के संचय रिकॉर्ड को संभाल कर रखना, या सेमेस्टर? सबको पता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन ही सबसे बेस्ट है, आपने पढ़ा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे परिणत, वही रिपीट हो गया है। अब ये है कि निम्न में से किस उद्देश्य के लिए योगात्मक अभिमलता सबमिटिव, बताया ना, सबमिट करना, मैं वहां बोला था सबमिट, कोई चीज का पूरा सबमिट हो जाएगा, आखिर में सब चीज जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें बताइए मूल्यांकन कहाँ उपयोग किया जाएगा, कहाँ यूज होगा इसका? अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी करने के लिए, 2 मिनट रुक सकते हैं। मुख्य रूप से छात्रों को मुख्य रूप से क्या करने के लिए, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से क्या करने के लिए भाई? मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए उपयोग है, या छात्रों की अभिरुचि और प्रवृत्ति को जानने के लिए, या छात्रों को आमंत्रित विशिष्ट अधिगम समूह में विभाजित करने के लिए? बताइए सबमिटिव कहा क्या जाता है, आप बताइए, अभी सवाल पूछा है। सबमिटिव एक योगात्मक, योग, सब चीजों का योग किया जाएगा, सब योग किया, सब चीजों का योग में आ जाएगा। तो बताइए कहाँ से ये होगा, ये कहा प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए? हाँ बिल्कुल, योग कर लेंगे ना सब चीजों का, हाँ, या आखिर में ग्रेड प्रदान करने के लिए इसको प्रयोग मुख्य रूप से किया जा सकता है। अब ये है देखा, अध्यापक प्राय पाठ पढ़ाने के दौरान या उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, यानी कि एक पाठ पढ़ा दिया, एक लेसन पढ़ा दिया, जैसे नाउन पढ़ा दिया, और नाउन के बारे में आप तुरंत पूछना सवाल कर देता है, ताकि उसके अधिगम, ताकि उसकी लर्निंग का मूल्यांकन किया जा सके, और उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी कि अभी जस्ट पढ़ाया, अभी सवाल पूछना है क्या ये संकलनात्मक मूल्यांकन है, यानी कि सबमिटिव, या निर्माणात्मक, निर्माणात्मक बताइए, या समवर्ती मूल्यांकन, या निदान? अब देखो, निदान तो हो नहीं सकता, डायग्नोस्टिक तो कुछ हो नहीं रहा। और संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है बताइए, और निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ये आपको बताइए। अभी पढ़ा है आपने? हाँ भाई, निर्माणात्मक पढ़ा है ना आपने? भाई अभी पढ़ाया था ना आपको यहाँ, वही तो सवाल आए हैं परीक्षाओं में। या देखो, योगात्मक मूल्यांकन पूछा गया था, सब कुछ आपको पढ़ा है, सब कुछ पढ़ाया है। बताइए अब इसी बेस के आधार पर, सब चीजें इसमें रिपीट हुई है। आ, यहाँ से चले थे, असेसमेंट भी पढ़ाया था सब, देखिए, कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो इन पीपीटी से सारे आपके सवालों के जवाब होंगे। और ये बताइए, देखिए हमने बताया भी कि अंत में, पाठ्यक्रम के अंत में कौन सा योगात्मक मूल्यांकन तो है, स्थानन मूल्यांकन है, प्रारंभिक मूल्यांकन होता है। नाम से पता प्रारंभिक तो हो ही नहीं सकता, स्थानन तो बिल्कुल नहीं होता। प्लेसमेंट में बताता है योगात्मक होता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है, और आई होप आप सब समझते होंगे, और अपनी पढ़ाई में और ये हमारे जैसे परीक्षाओं में या टीजीटी पीजीटी
की सभी परीक्षा में जुटे होंगे। तो आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।